जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में हिंदी का हम लोग देखेंगे। जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आया है 2025 में, किसमें 2025 में जो प्रश्न पत्र आया है उसको ध्यान से देखेंगे। कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। प्रश्न का जो अंक का निर्धारण है, जो अंक है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है वो भी देखेंगे। आपको बता दें, लगातार में आप लोगों को देखिए, ये हिंदी का है। इसके पहले एसएसटी सामाजिक विज्ञान का और उसके बाद से मॉडल पेपर है। सारी चीज़ें आपको लगातार मैं करवा रही हूँ। वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए सारे चैनल पे जाके। और हिंदी का, ठीक है, हिंदी का जो भी वीडियो है वो हमारे चैनल पे पड़ा है, आप जाइए वहाँ पे सारा देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ ये कहाँ है, 801 EB पेपर का कोड है, ठीक है। और ये 2025 का है, हिंदी का है। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए। 3 घंटा 15 मिनट होता है और 17 नंबर का होता है, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा अंक होता है वो कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। ध्यान से सुनिए, 70 नंबर का आपका होता है। और जो 30 नंबर होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल में करवाया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुन लिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो टाइम चला जाता है कि पेपर को लिखो फिर उसको भरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो है सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, पूरा आपको लिखना है। उसके बाद से इसमें दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, यानी कि 2 खंड इसमें बांटा गया है। खंड अ और खंड ब में विभक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसलिए इसको निर्देश आपको पढ़ के बता रही हूँ ताकि वहाँ पे आपका जो 15 मिनट लगेगा ना ये सब पढ़ने में, वहाँ पे आपका 15 मिनट बच जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है निर्देश इसमें, जो यूपी बोर्ड के द्वारा दिया जाता है निर्देश, वो क्या बोला है? तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि आपको 20 प्रश्न दिए रहेंगे और ये जो 20 प्रश्न है वो एक एक नंबर का हो, यानी कि 20 नंबर का होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। यानी कि जो प्रश्न दिया रहेगा और चार उसमें 1 2 3 और 4 करके वहाँ पे दिया रहेगा और क्वेश्चन को टिक लगाना है आपको। देखिए जिनके सही उत्तर OMR सीट पर। अब आप जो बच्चे नहीं जानते OMR सीट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि OMR सीट होता है, उस पर क्या गलती नहीं करना चाहिए, जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया कि ये गलती नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बारीकी से बताऊंगी। चलिए क्या बोला है, नीले और काले पॉइंट से कलम से आपको लिखना है। जो भी देखिए जेल पेन नहीं लिखिएगा, ठीक है, जेल पेन से नहीं लिखना है आपको OMR सीट पे, बिल्कुल नहीं लिखना है। ध्यान से सुनिए, जो भी जेल पेन से बच्चा सोच रहा है हम जेल पेन लेके जाएंगे, जेल पेन नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है। क्योंकि देखिए जो भी OMR सीट होता है ना उसमें जेल पेन से नहीं लिखते हैं, डॉट पेन से, यानी कि बॉल पेन होता है, बॉल पेन से लिखा, यानी कि डॉट पेन होता है, जो जेल पेन नहीं होता है वो, उसको लेके जाना है आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया, गोले को पूर्ण रूप से काला कलर से चिन्हित करना है। अब ये वाला जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, इसका एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सारा बता देंगे, ठीक है। अब खंड अ में देखिए क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR पर उत्तर पत्र पर उत्तर ही लिखना है, आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। OMR सीट पढ़िए और उत्तर भरना है उसको, जो भी गोला है 1 2 3। OMR सीट अगर जब मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या बोला, OMR सीट पर सही कांटे या इरेजर नहीं करना है, वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है आपको, वाइटनर नहीं लेके जाइएगा आप, ठीक है। OMR सीट अगर भर दिए, एक बार गोला उसमें भर दिया गया है कि ये वाला उत्तर सही होगा इस वाले ऑप्शन पे, तो उसको काटना भी नहीं है और ठीक है उसको मिटाना भी नहीं है, कि ये नहीं कि मिटाने चले, ठीक है। इरेजर भी नहीं ले जाना है और चौक भी मत लेके जाइएगा। वो बहुत बच्चे होते हैं कि अगर गलती हो गया पेन से तो चौक से मिटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से एक एक चीज़ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके जो टाइम है, समय है आपका बचे वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसके सामने उसका अंक दिया गया है, ठीक है। देखिए खंड ब अंक
वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा लिखने वाला होता है, ठीक है, यानी कि लघु हो गया, उसका गद्य हो गया, पद हो गया, उसका व्याख्या करना है। और खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। ब वाला जो है अभी इसको बताएंगे, ब वाला, ठीक है। चलिए, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता हो उसमें समय नष्ट कीजिए। देखिए, यूपी बोर्ड डायरेक्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है यूपी बोर्ड कि जो भी प्रश्न आ रहा है आप उसको करते जाइए, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। यानी कि जो समय है, समय बहुत कीमती है, उस पर समय मत गवाइए, ठीक है। साफ साफ बोल दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 नंबर का आएगा आपको। कितना? 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। अगर आपको साफ साफ नहीं पता चल रहा है, आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो 2x स्पीड में करके देखिए, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो 2x स्पीड में करके वीडियो लगा दीजिए और बारी बारी से सारा सुनिए कि कैसा प्रश्न आ रहा है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। चलिए, प्रश्न है बहुविकल्पी, 20 बहुविकल्पी आएगा आपका, बता दिए बार बार। 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, 20 प्रश्न होगा आपका। चलिए देखते हैं, पूछ क्या रहा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अब आप पढ़े होंगे अगर तो आंसर बता देंगे। आंसर इसमें ऑप्शन क्या है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर बताना है, क्या होगा। अब देखिए, आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी। अभी चल क्या रहा है? चल रहा है सितंबर आपका, ठीक है, सितंबर चल रहा है आपका। और तैयारी आप बताइए आपकी कैसी चल रही है, ठीक है। ये नहीं कि अगर एग्ज़ाम आने वाला है तो 1 महीना पहले से पढ़े, अभी से लग जाइए, अभी से ध्यान से पढ़िए, तभी अच्छे नंबर आपके आएंगे। इसका आंसर बताइए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आंसर बताना है इसका। देखिए, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? क्या आप पढ़े हैं? निर्मला किस विधा की रचना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 20 क्वेश्चन नंबर है कि निर्मला किस विधा की रचना है। क्या होगा इसका आंसर बताइए। निबंध है? क्या ये निबंध है? क्या उपन्यास है, या जीवनी है, या आत्मकथा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर बताना है, क्या होगा। ये एक उपन्यास है। निर्मला क्या है, किस विधा की रचना है? उपन्यास है। बार बार बोलना, ये जो 20 प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, एमसीक्यू है, ये 2025 का है, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सेट में पूछेगा, और क्वेश्चन आपको बता दे, यूपी बोर्ड में रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होना है बार बार, ठीक है, बार बार। अगर 2024 में आया तो 2025 में पूछेगा, 2025 में आया तो किसी न किसी सेट में पूछेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जो भी पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आया है, मॉडल में आया है, उसको प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगर आपका कुछ नहीं तैयार है, ठीक है, कुछ नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए, जितना मैं मॉडल पेपर दिखाई हूँ आपको, जितना भी पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र दिखाई, उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा और बेहतर नंबर भी आएगा आपका। देखिए क्या होगा, किस विधा की है? उपन्यास की, ठीक है। चलिए, पंचपात्र के लेखक हैं। अब आपको बताना है पंचपात्र के लेखक कौन है। आंसर बताइए, उत्तर बताइए इसका। जयशंकर प्रसाद है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या जयप्रकाश भारती हैं। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होगा, तैयारी कर रहे हैं। नहीं तैयारी है तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई भी देर नहीं हुआ है, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या होगा? पंचपात्र के जो लेखक हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बार बार दोहराया इसलिए जाता है ताकि आपको याद हो जाए। आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, जितना मॉडल पेपर दिखाएं वो बार बार लगाइए, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र लगाइए, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, हिमालय की पुकार के लेखक। अब बताइए, देखिए सामने उसका 1 अंक दिया है और 1 अंक आपका आएगा, ठीक है। क्या होगा? हिमालय की पुकार के लेखक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है आपको बताना है। देखिए, राम कुमार शर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या बताना है इसका आंसर। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, चौथा, ठीक है, ये 5वां आ गए थे हम। देखिए, हिमालय की पुकार के लेखक जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती। क्या होगा?
इसका आंसर बताना, क्या होगा इसका आंसर? जयप्रकाश भारती जी हैं, ठीक है। क्या होगा? जयप्रकाश भारती जी। क्या होगा? हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिए। और देखिए एनसीईआरटी जो आपका बुक दिया गया ना, एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़िएगा उसको। और देखिए इसके बाद से जो रचना है ना, लेखक और जो रचनाकार हैं इसके, ठीक है, उसका भी जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आया हुआ है उसका फुल डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। पूरा एक जगह कर देंगे कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हिंदी का। आप उसको पढ़िएगा और वहाँ से पूरा तैयारी कर लीजिएगा, पूरा अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। सेवा सदन के लेखक बताना है आपको। सेवा सदन के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जगदीश चंद्र माथुर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर बताना है। क्या होगा उत्तर इसका? देखिए उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र इसका उत्तर होगा। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। अब चलिए उसके बाद से छठवां है रीतिकाल के कवि हैं। क्या होगा? अब आंसर बताइए। रीतिकाल के कवि हैं, उत्तर बताना है आपको। रीतिकाल के कवि का नाम बता दीजिए आप कि कौन कौन से रीतिकाल के कवि हैं। आपको पता है रीतिकाल के कौन कौन से कवि हैं? देखिए आंसर आपको बताते हैं, एक मत जानिए, बहुत सारा जानिए कि रीतिकाल के कौन कौन से कवि हैं। देखिए पहला कौन है? केशव दास, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो गया? बिहारी जी, ठीक है, बिहारी। तीसरा देखिए क्या हो गया? तीसरा घनानंद देव भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, घनानंद। नोट कर लीजिए कॉपी में इसको नोट करिए। रीतिकाल के कवि के नाम बताए हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या हो गया। अगला देखते हैं भूषण जी, ठीक है, ये हो गया। एक हो गया अब मतीराम। क्या हो गया? मतीराम, ठीक है। ये जितना भी मैं बताई हूँ, घनानंद, केशव दास, बिहारी जी, देव भूषण, ठीक है, घनानंद, ये सब क्या है? आपके रीतिकाल के कवि के नाम हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं, अब कोई भी आएगा इसका आंसर बता देंगे। देखिए इतना सारा बताई हूँ, इसमें से देखिए क्या कोई दिख रहा है? क्या नागार्जुन के बारे में मैंने बताया? नहीं बताया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में नहीं बताया। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं बताया। क्या बताया है? मतीराम बताया है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? मतीराम इसका उत्तर हो जाएगा। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं ये। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? ये बताना है उत्तर बताइए क्या होगा उत्तर इसका। देखिए सन क्या होगा? 1943 में, ठीक है, ईस्वी में, या 1951 ईस्वी में, ठीक है। फिर ये ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? 1991 में। क्या होगा? 1991 में हुआ था। और आप बताइए। चलिए अब आपको बताना है, क्या बताना है? अब आप बताइए हमको, पहला सप्तक जो था वो कब हुआ था? उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसी में से है, आप बताइए कि क्या होगा इसका। दूसरे सेट में अगर पूछ दिया 2026 में जो पेपर आप देंगे, सप्तक में से तो आता ही है, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, इसका आता है। तो इसको आज ही तैयार कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ। और आप बताइए पहला कब हुआ था, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू बच्चे हैं आप तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जो भी तैयारी करनी है आप करिए। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निहार के रचनाकार हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निहार के रचनाकार हैं। अब आपको बताना है। देखिए महादेवी वर्मा जी हैं, या धर्मवीर भारती, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका। आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। अब इनकी एक कोई रचना के बारे में बताइए तो, रचना इनकी कौन कौन सी रचना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रचना भी पूछता है महादेवी जी वर्मा जी का, कोई एक रचना नाम पूछिए, चाहे इनका जीवन परिचय पूछता है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? अब बताइए इसका उत्तर बताइए। पढ़े हैं आप? पढ़े हैं तो बताइए। 9वां का उत्तर बताना है, क्या होगा इसका। देखिए यामा
देखिए यामा, युगचरण, साकेत या रश्मि रथी। अब बताइए क्या होगा इसका उत्तर। उत्तर क्या होगा, युगचरण। ठीक है, युगचरण। अब चलिए छायावादी युग की मुख्य विशेषता आपको बताना, जो छायावादी, अब ये छायावादी युग की मुख्य विशेषता बोल रहा है, तो आप छायावादी कवि के नाम बताइए तो। ठीक है, छायावादी युग से कौन कौन से लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, संबंधित हैं। अब आप उसको उत्तर बताइएगा। चलिए पहला उत्तर है युद्धों का सजीव वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति का प्रधानता या प्राकृतिक का मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण। अब चलिए छायावादी युग की हम विशेषता आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या था, नारी सौंदर्य। ठीक है, नारी सौंदर्य है। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं प्राकृतिक के प्रति प्रेम। प्राकृतिक के प्रति प्रेम क्या होगा, दो बता दिए हैं आपको। दोनों में से अगर कोई भी आता है तो आप उत्तर बता देंगे इसका। ठीक है, इसमें देखिए कोई मिल रहा है क्या, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, प्राकृतिक का मानवीकरण। ठीक है, मानकीकरण। अब चलिए 11वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है आपको। करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, रति होगा, हास्य होगा, शोक होगा या निर्वेद होगा। ठीक है, करुण देखने में ही लग रहा है। ठीक है, आप इसका आंसर आसानी से बताइए, ये बहुत आसान है। जितना भी रस है उसको याद कर लीजिएगा, उसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। जितना भी रस है आज जाइए, आज के आज जितना भी रस है, ठीक है, जितना भी रस दिया गया है उसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। आज के आज याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा और क्वेश्चन आएगा ना तो आप कहेंगे कि हाँ मैम बताई थी और वही वाला। ठीक है, अस्थाई मतलब अस्थाई भाव से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर, शोक होगा। क्या होगा, शोक होगा। चलिए जहाँ उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब पूछ रहा अलंकार। अब देखिए पहला क्या बताए हैं आपको याद करने के लिए, पहला ये बताए हैं कि जो भी रस है उसका अस्थाई भाव याद करना है। और दूसरा आपको क्या याद करना है, अलंकार के बारे में याद कीजिए। जितना भी अलंकार है आप में दिया गया है क्लास 10th में, उतना अलंकार आप याद करिए। एकदम टिप्स पे होना चाहिए, यानी कि एकदम याद होना चाहिए आपको पूरा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, रूपक अलंकार। अब देखिए 20 में से 12 आपको बता दी हूँ। अब बताइएगा आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है, इसको नोट करते जाइएगा। चलिए सोरठा किस प्रकार का छंद है, बताइए सोरठा किस प्रकार का छंद है। सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, अर्ध सममात्रिक छंद। क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा इसका। ठीक है, इसका अर्ध सममात्रिक छंद होगा। इसका बताइए दोहे का उल्टा होता है, बताइए दोहे का उल्टा होता है ये सोरठा। अब बताइए आप इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं आपको बताना है। पहले और तीसरे चरण में कितना होता है, 11 कितना होता है, 11 होता है। और जो बचा है, ठीक है, उसमें कितना मात्रा होता है, 13, यानी कि दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। चलिए सॉल्यूशन भी इसके साथ बता दे रही हूँ। निर्गुण शब्द की प्रत्युत उपसर्ग है। ठीक है, जो निर्गुण शब्द है उसका जो प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। ठीक है, प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। देखिए नी, गुड़, निर या निर, क्या होगा इसका आंसर, उत्तर बताना है। क्या होगा, निर। क्या होगा, प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो निर होगा, यहाँ पे एक मात्रा होगी। ठीक है, निर। नीलकमल में कौन सा समास है, अब आपको ये बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समाज, बहुब्रीहि समाज, बताना है। उत्तर बताइए आप, क्या होगा उत्तर इसका। ठीक है, उत्तर बताइए कर्मधारय समाज। ठीक है, चलिए अब 16 क्वेश्चन नंबर है। देवनदी का पर्यायवाची शब्द है।
देव नदी का मतलब होता है देवताओं की नदी, ठीक है, देवताओं की नदी। याद रखिएगा क्या होता है, देवताओं की नदी। अब इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, आप देखिए इसमें से कोई आ रहा है क्या, यमुना, सरयू, गंगा या सरस्वती। अब उत्तर आप, बहुत आसान उत्तर है, क्या होगा, उत्तर गंगा होगा, ठीक है। चलिए 17 है क्वेश्चन नंबर, युष्मावी शब्द में विभक्ति और वचन बताना है आपको। 17 है क्वेश्चन नंबर, क्या होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। कहाँ है उसका उत्तर, देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर है, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 क्वेश्चन नंबर, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उत्तर बता रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बताना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। उत्तर बताइए आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं, बताइए, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। उत्तर बताइए कितना होते हैं, 8 होता है। चलिए आदर्श से गया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। अब बताइए कौन सा वाच्य होगा इसका, गया नहीं जाता है, ठीक है, गया नहीं जाता है। चलिए बताइए इसका उत्तर आप बताइएगा, ठीक है। जो उत्तर है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए 20 क्वेश्चन करवाए हैं अभी, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अब बताइए आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए आपकी तैयारी कैसी है, परीक्षा की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। अच्छी नहीं चल रही है तो पूरा जो मॉडल पेपर करवाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो मॉडल पेपर करवाए हैं आप सभी को, और जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र करवाए हैं, PYQ, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है वो सारा प्लेलिस्ट में पड़ा है, वीडियो देखिए। और चैनल पे जाइए, इतिहास का भी MCQ है, इतिहास का यानी कि सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र में आया है, उसको भी जाके देखिए, ठीक है। मेरा बताना काम है, आपका काम है जाके देखना और याद करना उसको। चलिए देखिए, चलिए वर्णात्मक ब है। अब देखिए यह क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा आपको, ठीक है, स्टोरी टाइप का दिया होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए कहानी की तरह दिया होगा कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनवावे चाहे देवता। अब इसका देखिए अंडरलाइन किया है ना, अब इसको देखिए, मतलब यहाँ पे लाइन देखिए, इसको रेखांकित किया गया है, इसको रेखांकित किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। उत्तर अब यहाँ ये पढ़िएगा पूरा आप, ठीक है, आपके प्रश्न में आएंगे, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जब आएगा पूरा पढ़िएगा और देखिएगा कहाँ तक रेखांकित है, ठीक है। ये कहाँ तक रेखांकित है, यहाँ से यहाँ। रेखांकित मतलब होता है इसके नीचे ऐसे रेखा बना देना, इसको रेखांकित बोलते हैं। चलिए पूछ क्या रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित, जो रेखांकित अंश है, देखिए अब रेखांकित बार बार हम क्यों आपको बता रहे थे, बताते हैं। रेखांकित अंश, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पूरा व्याख्या नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक व्याख्या नहीं करना है, क्या करना है, रेखांकित अंश का। रेखांकित अंश का मतलब होता है, देखिए डीप में इसलिए समझा रहे हैं, एक बार में बच्चा समझ जाए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक रेखांकित है, देखिए यहाँ पे लाइन खींचा गया है ना एक, यहाँ से यहाँ तक चाहे देवता तक, यहीं तक आपको व्याख्या करना है, ठीक है। पूरा पढ़िए और व्याख्या कीजिए यहाँ तक, ये नहीं कि यहाँ से उठाएं, ठीक है, और यहाँ तक करते रहें, यहाँ कि उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है, यहाँ तक नहीं करना है आपको। अंडरलाइन जहाँ यानी कि रेखांकित जो अंश है वहाँ तक आपको इसका व्याख्या करना है, ना कि पूरा करना है। देखिए कितना आसान है ये, ठीक है, पूरा पूरा 6 नंबर आपको दिलाएगा, पूरा पूरा 6 नंबर, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, किन लोगों का संगत हम करना हमारे लिए बुरा है। अब इसको आप पढ़ेंगे जब, ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे किन लोगों का संगत करना बुरा है, तो आपको पता चल जाएगा, पूरा पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अथवा वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। अब अथवा बोलना है ना, अब बार बार हर वीडियो में मैं क्या बताऊँ, जहाँ अथवा दिया हो या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला, एक करना होता है अथवा में। अब देखिए चलिए अथवा वाले में क्या दिया है, इसमें भी दिया है, ये चंद्रमा वाले से दिया है, चंद्रमा वाला चैप्टर होगा जो आपका पाठ होगा वहाँ पे,
ये वाला है। अब देखिए क्या कीजिएगा आप हिंदी में, जो हिंदी में आप बच्चे क्या कीजिएगा, आप पाठ का नाम अच्छे से याद करना है और जो उसके लेखक हैं उसको भी याद करना है। इससे आपका, ठीक है, इससे आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। क्या होगा, 1 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। याद किए रहेंगे तो आप अच्छे से लिख लेंगे जो बताए हैं। और उसके बाद से क्या बोला, रेखांकित। अब यहाँ से यहाँ तक बताइए रेखांकित क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। पूरा यहाँ से तो दिया नहीं गया है, बीच में से दिया गया है। कभी कभी बीच में से वो कहीं से भी रेखांकित करके दे सकता है। आपको बस ध्यान करना है कि रेखांकित कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। देखिए, यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता है। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। अब देखिए रेखांकित कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। रेखांकित अंश इसका नाम, देखिए रेखांकित अंश को अच्छे से बता दिए क्या किसको बोलते हैं, रेखांकित अंश। ठीक है, इसी का आपको व्याख्या करना है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से इसमें सहायता मिलेगी। अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से इसमें सहायता मिलेगी। अब इसका आशय पूछ रहा है क्या होगा। अब आप इसको कर लेंगे। देखिए कहानी वाला जो है, यानी कि जो पाठ से उठाता है बीच में से ना, वो हो गया आपका कितना नंबर दिलाता है, 6 नंबर दिलाता है। कितना, 6 नंबर दिलाता है। पाठ का नाम याद कीजिए और लेखक का नाम याद कर लीजिए, अच्छे से आपका नंबर मिल जाएगा। ये 6 नंबर का है, तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, अच्छे से लिखेंगे तो। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा क्या आता है, देखिए पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे है काम, कुसुम, धनु, सायन, लिहो, ये पढ़िएगा आप। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप पूरा अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, यहाँ तक देखिए ये पूरा ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है ना। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं कि पूरा पूरा करते जाए, पूरा का व्याख्या करना है, ये सब नहीं, ध्यान देना है। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूरा वहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। अब क्वेश्चन उसका क्या बोल रहा है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। देखिए क्यों मैं बोल रही हूँ, कवि का नाम याद रहेगा आपको 1 नंबर दिला जाएगा, शीर्षक का नाम याद रहेगा 1 नंबर दिला देगा आपको। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं हिंदी वाले बच्चे, हिंदी में अच्छा नंबर आता है अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो। ठीक है, इसे बोले कवि का नाम याद रखिए, शीर्षक का नाम। और क्या बोला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बोले है ना रेखांकित अंश क्या क्या है, आपको अच्छे से बता दिए, यहाँ से यहाँ तक, बीच में से कहीं से भी रेखांकित अंश दे देगा आपको। ठीक है, देखिए कई हो सकता है यहाँ से यहाँ तक दे दे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं आपको। पद्यांश में सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनीत कर रहा है। आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर बता देंगे आप। चलिए, अब दिया क्या है इसमें, अथवा करके दिया है। देखिए अथवा वाले क्वेश्चन में या तो ऊपर वाला करना होता है या तो नीचे वाला करना होता है, जो आपको बेहतर आता हो उसको कीजिएगा आप। देखिए ये भी है, या तो वो कीजिए ऊपर वाला या तो ये। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशिथ में क्षुद्र जंतु के गाते। ठीक है, रेखांकित अंश है। चलिए देखिए रेखांकित अंश कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब उत्तर क्या पूछ रहा है, पूरा पढ़िएगा अच्छे से। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, निश्चित एवं गिरा शब्द का अर्थ याद करना है। अर्थ भी इसको याद करते जाइएगा आप, अर्थ लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, छोड़ने वाली कोई भी नहीं छोड़ेगा। नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड लिखना है, इससे संबंधित लिखना है, ये नहीं कि पूरा छोड़ के आ जाए। पूरा पूरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखिए, जो भी आ रहा है समझ में इससे, इस संदर्भ में उसका संदर्भ लिखिए, निषिद्ध लिखिए, गिरा लिखिए, शब्द लिखिए, जो भी आ रहा है लिखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए तीसरा क्या बोल रहा है, प्रश्न का अंक देखिए कितना है, 5 नंबर का है। संस्कृत का गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तीसरा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, या अथवा में करके दिया है, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला, या तो ये करिए या तो ये करिए। ठीक है, अब अब क्या कीजिएगा, संस्कृत में आप क्या कीजिएगा, जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देता है ना, संस्कृत से हिंदी में। ठीक है, 2-4 चैप्टर का मतलब पाठ जो है, 2-4 पाठ का आप याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से फंस जाएगा क्वेश्चन, ये करिएगा। ठीक है, चलिए
ये हो गया अथवा वाले क्वेश्चन बता दिए आपको, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए छठवां क्या बोल रहा है, देखिए छठवां बोल रहा है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, संस्कृत के जो पाठ में श्लोक दिया गया है, एक पाठ होगा, एक पाठ नहीं होगा तो दो पाठ होगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, श्लोक को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सुबह उठिए आप, सुबह टाइम के, ठीक है। सुबह नहीं उठते हैं तो रात को एक एक श्लोक पढ़िए आप, ठीक है। एक दिन में नहीं याद हो रहा, 2 दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन में, तीसरे दिन में आपको याद हो जाएगा। अच्छे से नहीं याद हो रहा तो कुछ तो याद होगा आपको पढ़ते समय, ये कुछ तो याद आएगा, ठीक है। इसीलिए बोलना है 5 नंबर का पूरा है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए अथवा दिया, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, ठीक है। चलिए अच्छे से क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। चलिए स्क्रॉल करते हैं ऊपर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पे दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बिल्कुल गलती मत कीजिएगा इसमें। अब आपकी जो मैम होंगी, ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि आपके जिला में, ठीक है, आपके जिला में कौन सा आएगा इसमें से जो खंड काव्य है। अब आपके जिला में जो आप जिस जिले से हैं, ठीक है, जिस जिले से हैं आप उस जिले का पता कीजिए, आपको बताया गया होगा कौन से में से, ठीक है। तो जहाँ से हैं वहाँ का तैयार कीजिए, 1 2 3 4, जिस भी जिले से हैं सारे जिले में अलग अलग आता है, ठीक है। अब जिला अनुसार आप पता कीजिएगा कितने नंबर का आता है। नंबर बहुत अच्छा मिलता है इसमें, याद रहेगा तो आप कर लेंगे 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का। देख लीजिए इसको पूरा अच्छे से देखिए, इसको देखिए मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, ठीक है, जय सुबास है, कड़ है और कर्मवीर है, तुलुभ है, ठीक है। जिसका जहाँ से होगा वो कर लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठवां है, क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ठीक है, भर भर के जीवन परिचय लिखते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं। आपको जीवन परिचय लिखना है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, ठीक है, ये सब लिख दिए आप कि कहाँ से। साहित्यिक परिचय लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जीवन परिचय के साथ साथ एक डालिएगा, एक पॉइंट, ये सब हो जाएगा तो साहित्यिक परिचय आप डालिएगा, वहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखिएगा। अब देखिए ये लिखने के बाद भर भर के तो बच्चे लिखते हैं, अब ये पढ़ना भूल जाते हैं कि उनकी एक प्रमुख रचना जो है ना वो 2 नंबर मिलता है। कितना, 2 नंबर का होता है, ठीक है, 2 नंबर का लिख लिए। उसके बाद रचना आप क्या करना है, रचना डालना है काला पेन से। अब वहाँ पे 2 रचना आपको लिखना है, 2 नंबर का है। जीवन परिचय पे 3 नंबर मिलेगा और रचना पे क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। कितना, 2 नंबर का मिलेगा। अब देखिए अगर रामधारी सिंह दिनकर जी का आप लिख रहे हैं, लेखक जो हैं जीवन परिचय लिख रहे हैं, अब डालना कैसे है, जीवन परिचय डालिए, जीवन परिचय, ठीक है, ऊपर डाल दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख रहा है तो वो डाल दीजिएगा। इसका डिटेल वीडियो बताएंगे आपको और अच्छे से बताएंगे, यहाँ बता दे रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा। अब रचना डालना है, गलती मत कीजिएगा। रचना डालने के बाद से 2 रचनाएं लिखना है, एक नहीं लिखना, एक ही नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं, भर भर के जीवन परिचय लिखेंगे, 1 पेज लिखेंगे पूरा फुल पेज, और रचना लिखना भूल जाते हैं। वहाँ पे आपको केवल कितना भी अच्छा लिखे लगे 3 नंबर, 2 नंबर मिलेगा, आपका 2 नंबर पूरा चला जाता है, रचना नहीं याद हुआ रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाइए, हिंदी का जो भी रचना है, जो भी लेखक का परिचय है, रचना है, सारा A to Z करवाया गया है, ठीक है, पूरा करवाया गया है। वहाँ पे जाइए और अपनी तैयार कीजिए। अब देखिए इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, लेखक हैं, इनका आपको लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। अब इसी तरह कवि का भी आता है, कवि में भी, अब ये नहीं कि लेखक का याद किए तो कवि का याद ही नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय देना है और उसके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। सूरदास है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है। रचना भी लिखना है, ठीक है, साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, जीवन परिचय लिखिएगा, उसके बाद से रचना हेडिंग डालना है, काला पेन से हेडिंग डालना है, बुलेट पॉइंट देना, बुलेट पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट ऐसे देना है, और रचना लिखना है कि 2 रचनाएं लिख देना है, इनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। 1 लिखिए या फिर 2 लिखिए, ठीक है। चलिए
अपनी पाठ्य पुस्तक से, 7वां क्या बोल रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। कंठस्थ यानी कि आपको याद किया हुआ होना चाहिए, लेकिन लेकिन इस प्रश्न पत्र में ना हो। ऊपर है ना एक 2 है, तो आपको वो नहीं याद करना। एक श्लोक याद कर लीजिए संस्कृत का, ठीक है, श्लोक याद कर लीजिएगा संस्कृत का, 2 याद कर लीजिएगा, कोई एक फंस जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न पत्र में है, ये नहीं कि वही लिख दे, एग्जामिनर भी चालाक है, ठीक है, एग्जाम बनाने वाला भी चालाक है, वही नहीं उतारना है आपको। आपको अपना याद करके जाना। कितना नंबर मिलाएगा, सीधे सीधे 2 नंबर, ये आपके हाथ में है। याद किए रहेंगे, आपका 2 नंबर पक्का है। चलिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। पत्र आता है, देखिए ये 4 और 2 6, ठीक है, 6 नंबर आपके हाथ में है। हाँ, सच बता रहे हैं, 6 नंबर जो है वो आपके हाथ में, ठीक है। ये देखिए पत्र जो आता है, इसका एक होता है कैसे कैसे कहाँ क्या लिखा जाता है, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा। और क्या करना है आपको कि एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अपने विद्यालय में, या देखिए बार बार बताते हैं, जहाँ अथवा होता है या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला, ठीक है। यूपी बोर्ड आपको ऑप्शन भी देता है, विकल्प भी देता है, या तो ऊपर वाला विकल्प वाला कीजिए या तो नीचे वाला करिए, जो आपको आसान पड़ रहा है। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, ठीक है। इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय में हिंदी का पत्र, लाइब्रेरी में जो है पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जा रही हैं और आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी शिकायत किससे करना है आपको, प्रधानाचार्य महोदय से करना है कि जी मेरे स्कूल में पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जा रही, इस संदर्भ में हम, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद से है 9वां है, देखिए 9वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वालिटी नहीं आ रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लेकिन हम कोशिश किए सारा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। अब ये है, अब पढ़े होंगे इसको तो उत्तर दे देंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज ही जाके पढ़िए इसको, ठीक है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, कितना है इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट करना है तो बार बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, 10वां देखिए क्या बोल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 7 नंबर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे बहुत छोड़ते हैं इसको, आपको छोड़ना नहीं है। और बहुत बच्चे घबराते हैं कि कौन कौन सा निबंध आएगा, ठीक है, निबंध के लिए परेशान होते हैं, निबंध, और सबसे आसान यही होता है। और निबंध में आपको क्या करना है, निबंध ये होता है ना, देखिए कॉपी होता है। अभी इसको समझाते हैं निबंध को आपको, पहले ये देख लीजिए क्या क्या निबंध है। पहले आपका जो काम है उसको देखिए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या का समाधान, कोरोना एवं वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा या मोबाइल वरदान। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ कोई ना कोई सेट में तो पूछेगा। एक तो है प्रदूषण, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, हवा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या है। हाँ, अब मोबाइल में भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी में भी देखते आ रहे हैं कि कैसे प्रदूषण फैल रहा है, किस तरह से हवा प्रदूषण फैल रहा है। तो बचपन से इसको पढ़े आ रहे हैं, तो आसान क्या हो गया, प्रदूषण की जो समस्या है, समस्या के साथ साथ आपको समाधान भी बताना। पूरा 7 नंबर आपको मिलेगा। इसको तैयार कर लीजिए एक, ठीक है, पूरा अच्छे से तैयार कीजिए, आज के तैयार कीजिए। और एक याद कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान एक है, और मोबाइल के बारे में तो पूछता ही है, ठीक है। मोबाइल अभिशाप है, वरदान है कि अभिशाप है, पूछ रहा है जो मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल क्या है आपके लिए, सही है या गलत है, उस तरीके से पूछ रहा है। अभिशाप है या वरदान है, मोबाइल किस तरह आपके लिए उपयोगी है, किस तरह खतरनाक है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब निबंध के लिए क्या करना है आपको, मैं बताती हूँ, एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक वीडियो बताएंगे निबंध को कैसे लिखा जाता है। अब इसमें बताते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या होता है। देखिए, इस पेज पे बताते हैं आपको गलती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निबंध के लिए, ठीक है, निबंध के लिए क्या करना है आपको, देखिए निबंध के लिए बच्चे क्या करते हैं, देखिए ये पेपर मिला, ठीक है, पेपर जब मिलता है बच्चों को तो क्या करते हैं, वो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, लिख देंगे प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण लिख दिए, ठीक है। करते क्या है, लाइन से लिखते जाते हैं, ठीक है।
लाइन्स लिखते जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो लिखने का एक तरीका होना चाहिए निबंध को। पहले क्या आपको लिखना चाहिए, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। आप अगर निबंध लिख रहे हैं तो उसको ठीक से लिखिए ना, कि पहला पॉइंट में क्या होना चाहिए, प्रस्तावना क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अब उसके बाद से प्रस्तावना लिख दिए हैं, उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके अंदर प्रस्तावना आप लिखिए, यहाँ से यहाँ तक प्रस्तावना लिख लिए हैं, तो उसके बाद क्या है, पहला पॉइंट लिखिए, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, क्या बोल रहा है, जो भी प्रदूषण, कौन कौन से प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार लिखना है, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। अब लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे बनाइए, ऐसे बना दीजिए, गोला बना दीजिए, ये हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। यहाँ लिख दीजिए जल प्रदूषण, डायग्राम बनाइए, ठीक है। इससे आपका समय भी बचेगा और कॉपी भी इतना यूनिक लगेगा, बहुत नया कॉपी लगेगा कि हाँ देखिए, ऐसे सर्कल बनाइए, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखिए वायु प्रदूषण, ठीक है, कॉपी भी आपकी एकदम लगेगी कि हाँ बहुत अच्छे बच्चे की कॉपी है, ठीक है। यहाँ जल प्रदूषण हो गया, नीचे लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। मृदा हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, इस तरह की से लिखिए, ठीक है। प्रदूषण का प्रकार बीच में लिख दीजिए, प्रदूषण का ये प्रकार है, और बारी बारी से लिख दीजिए, और इसके बारे में क्या करना है ये लिख दिए, उसके बाद से पॉइंट बनाना है आपको, लास्ट में यही लिखेंगे आप, ठीक है। टाइम देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करना है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में ये है बहुत ज़्यादा, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लिख देना है आपको, ठीक है। अब समाधान लिखना है, समाधान, ठीक है, जो समाधान है, ठीक है, उसके बाद से क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सब लिखिए, और उसके बाद से उपसंहार, ठीक है, उपसंहार लिखना है। उपसंहार क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको एक निबंध लिख के दिखाएंगे कि कैसे क्या लिखना है आपको, ठीक है। लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, बहुत अच्छे से आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये दिखाइए, वीडियो भेजिए, आपके भाई बहन है तो उनको भी भेजिए, उनकी भी मदद हो सके। इतना अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताए हैं, पूरा अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए पूरा अच्छे से बताए हैं। यहाँ पे निबंध है, निबंध को कैसे लिखना है, लेखक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय है, पूरा अच्छे से, और अच्छे से आप बोलेंगे और अच्छे से बता देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।